शम्भो शम्भो महादेवाय। Vivekananda was just 18 years of age. विवेकानंद सिर्फ 18 साल की उम्र के थे और बहुत ही जोशीले थे। वो कोई आध्यात्मिक जिज्ञासु नहीं थे। जय 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 महादेव, जय 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 महादेव। शिव शंकर आदि अनंत, शिव शंकर आदि अनंत। जय 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 महादेव। जय 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 महादेव।
Namaskaram. Namaskaram to all of you. नमस्कारम। आप सभी को नमस्कारम, आप चाहे जहाँ भी हों। आप में से वो लोग जो आज यहाँ मौजूद हैं, यहाँ टेनेसी आश्रम में, यहाँ का तापमान 6-7 डिग्री के आसपास है। आप में से कुछ लोग बच्चों को साथ लेके आए हैं, कृपया उनका ख्याल रखें। हमने सोचा था कि हम थोड़ी आग जला कर रखेंगे, लेकिन जब आग जलाई जाती है फिर हर कोई उसी के आसपास बैठ जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार नहीं रखेंगे लोग। सर्दी काफ़ी सारी चीज़ें करती है। एक बार ऐसा हुआ, एक ईसाई पुजारी की पोस्टिंग हुई थी अलास्का के क्षेत्र में, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। एक अकेला आदमी वहाँ पे, उसकी पोस्टिंग हुई थी। मिशनरी लोग सैनिकों से भी आगे चले जाते हैं, तो उसकी वहाँ पे पोस्टिंग की गई और वहाँ पे उसने एक छोटी सी जगह का निर्माण किया और चर्च उन्हें पैसे दे रहा था और वो वहाँ पे अपनी गतिविधि को जारी रख रहे थे। 1 साल के बाद एक बिशप चेक करने के लिए आए कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा था। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो तापमान 0 से भी नीचे था और बिशप को इस तरह की ठंड की आदत नहीं थी। उन्होंने संघर्ष किया और वो किसी तरह अंदर पहुँचे और उन्होंने जाकर पूछा, तुम इस मौसम में कैसे मैनेज करते हो? पुजारी ने कहा, मैं बस रोज़री को पकड़ कर रखता हूँ और मेरा काम चल जाता है। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम इतने पवित्र पुजारी हो, लेकिन मैं यहाँ की ठंड महसूस नहीं, झेल नहीं पा रहा हूँ, ठंड लगभग मेरी जान ही ले रही है। तो पुजारी ने कहा, मैं आपको थोड़ी विस्की देता हूँ पीने के लिए। फिर उसने अपनी आवाज़ ऊंची करके कहा, रोज़री, थोड़ी विस्की लेके आओ। अलास्का की एक युवा महिला विस्की की बोतल लेके हाजिर हो गई। तो इस तरह वो रोज़री से ठंड में अपना काम चलाते थे। तो एक दूसरे से चिपक कर बैठना इस मौसम में यहाँ उसकी अनुमति नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी है। तो दुर्भाग्य से अमेरिका में इन्फेक्शंस की संख्या काबू से बाहर चली गई है। पिछले एक हफ्ते में, कुछ दिनों में हर दिन 2200 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे एक बहुत बड़ी आपदा की ओर बढ़ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो जाए। यूरोप में परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, लेकिन ऐसा लगता है कि संख्याएं ऐसा दर्शा रही हैं कि रिकवरी हो रही है। भारत निश्चित रूप से सुधार हो रहा है, 1-2 शहरों को छोड़कर। वैक्सीनें, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में 2 कंपनियों ने वैक्सीन बना ली है। रूस के लोगों ने अपनी स्पुतनिक वैक्सीन बना ली है और भारत में 2 अलग अलग तरह की वैक्सीनें तैयार कर ली गई हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी ये बात समझें कि वैक्सीन में निश्चित रूप से अपनी खुद की संभावनाएं हैं, लेकिन साथ ही साथ इसकी अपनी मूलभूत सीमाएं भी हैं। मैं
कुछ मेडिकल लोगों से बात करता रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि आपके अंदर वैक्सीन का कितना असर होता है, हो सकता है ये असर 2.5 से 3 महीने तक बना रहे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश अपने देश की पूरी आबादी को 2.5 महीने के अंदर वैक्सीन दे पाएगा, ख़ास तौर पर अमेरिका में, क्योंकि एक कंपनी ने जो आपके लिए वैक्सीन बनाई है यहाँ पर, उसे -70 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। कितनी फैसिलिटी मौजूद है इस दुनिया में, यहाँ तक कि इस देश में भी, जिसे 0 से 70 डिग्री कम तापमान पे मैनेज किया जा सके। आप सबको पता है ऐसी सुविधाएं बहुत ही कम हैं। इस तरह की सुविधा बनाना और हर चीज़ को 0 से 70 डिग्री कम के तापमान में ट्रांसपोर्ट करना ताकि वो असरदार रहे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। रूस की जो वैक्सीन है वो कह रहे हैं कि वो थोड़े ज़्यादा तापमान पे भी बरकरार रह सकती है, जो कि रूस की ठंडियों में शायद काम चल जाए। शायद आप उसे मोटरसाइकिल में भी यहाँ से वहाँ ले जा सकें। कम से कम साइबेरिया में तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। भारत की वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के अंदर इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, लेकिन इसकी समस्या ये है कि ये एक 2 चरणों वाली वैक्सीन है, यानी कि आपको एक वैक्सीन आज लेनी होगी और 30 दिन के बाद दूसरी वैक्सीन लेनी होगी, वरना ये असर नहीं देगी। यहाँ तक कि आपके अपने खुद के परिवार में अगर 5-6 लोग हैं आपके परिवार में, तो आपको समस्या होगी कि आप उन्हें पहली वैक्सीन के लिए ले जाएं और फिर दूसरी वैक्सीन के लिए ले जाएं। आपको खुद समस्या होगी, पूरी आबादी की तो बात ही छोड़िए। तो वैक्सीन निश्चित रूप से हमें थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित बना देगी, लेकिन ये वायरस बस यूं ही हवा में गायब नहीं होने वाला है। कल मैं एक बिजनेस ऑफिस में था, क्योंकि पहली बार ईशा इनसाइट वर्चुअली हो रहा है, इंटरनेट के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। सभी बिजनेस लीडर कोविड के बाद की दुनिया की बात कर रहे हैं। तो मैंने उन लोगों से कहा कि कोविड के बाद की दुनिया ऐसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि कभी भी टीबी के बाद की दुनिया नहीं रही, निमोनिया के बाद की दुनिया नहीं रही, किसी भी चीज़ के बाद की दुनिया नहीं रही, क्योंकि ये चीज़ फिर कहीं से उभर सकती है और फिर से पूरी दुनिया में फैल सकती है। तो कई रूपों में हमें इसे रोकना होगा, संभाल कर रखना होगा। सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए और व्यक्तिगत रूप में जो हम करते हैं उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। वैक्सीन हो सकता है उस दिशा में एक बहुत बड़ी मदद हो, लेकिन ये एक परम समाधान नहीं है। पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 1367 मौतें हुई हैं, भारत में 484, ब्राज़ील में 501, रशिया में 500, फ्रांस में भी 500। केवल इन 5 देशों में ही 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है पिछले 24 घंटों में। इसे हमें हल्के से नहीं लेना होगा, मैं बस यही कह रहा हूँ। मेरी बात करने का ये बातें करने का उद्देश्य एक नकारात्मक चित्र बनाना नहीं है। इसका उद्देश्य है ये समझना कि आपको जीवन में सफल होना चाहिए। सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव ये है कि आपको जिंदा रहना चाहिए, है ना? यह सफल होने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब आपने शुरुआत की थी, ऐसा स्कूल में हुआ, फिर शायद यूनिवर्सिटी में और आपके कान में भी हुआ। ऐसा लोगों के साथ होता है, शायद हर किसी के साथ नहीं, लेकिन कई सारे लोगों के साथ।
सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बहुत कमज़ोर होती है। वो सफल होना चाहते हैं, वो 3 कदम लेंगे, फिर यहाँ कोई रोचक चीज़ होती है, वो यहाँ चले जाएँगे, वहाँ चले जाएँगे, वहाँ चले जाएँगे, फिर वो कहेंगे, अरे मैं जीना चाहता हूँ। सफलता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कमज़ोर है, या तो उनके आसपास की परिस्थितियाँ किसी न किसी तरीके से, देखिए आप जो करना चाहते हैं उससे परिस्थितियाँ आपको बहुत आसानी से रोक सकती हैं। ऐसा कई लोगों से कई बार हुआ है। लेकिन जब ऐसा होता है तो लोग अपनी सफलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कमज़ोर कर देते हैं। शायद शारीरिक रूप से वो थोड़े कमज़ोर महसूस करेंगे और वो प्रतिबद्धता के प्रति, सफलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता कमज़ोर कर देंगे। अगर उनके भावनाएं उथल पुथल करती हैं फिर उनकी प्रतिबद्धता कमज़ोर पड़ जाएगी। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, इस वायरस को जाने में आपको इससे सफलतापूर्वक बाहर निकलना है। इसका मतलब है आपको जिंदा रहना होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जिंदा रहने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता, इसे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारा कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति मर गया, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम जिंदा रहें। हमारे आसपास सभी लोग बीमार हैं, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम स्वस्थ रहें ताकि हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख सकें। तो सफलता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक नाटक चल रहा है, या शारीरिक स्तर पर कोई नाटक चल रहा है, या मानसिक स्तर पर कोई नाटक चल रहा है। इन वजहों से सफलता के प्रति आपकी प्रतिबद्धता कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। जब ऐसा होता है केवल तभी हम कई रुकावटों को अपने जीवन में पार कर पाते हैं। तो सफलता आखिर कैसे दिखती है? सफल होने में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? आपको ये समझना होगा कि वो लोग जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्होंने, मैं कोई किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत उदाहरण नहीं लेना चाहता। मैं उन चीज़ों से बचने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रही हैं। तो मैं ऐसे परिवार और दोस्तों को कॉफ़ी पीनी होगी। कॉफ़ी के बाद निश्चित रूप से उन्हें सिगरेट पीनी होगी, और वहाँ वो आराम से बैठेंगे क्योंकि वो शांत होने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो काम के लिए जाएंगे, घर वापस आएंगे, ठीक समय पर लंच के लिए आएंगे, लंच करेंगे, 1-2 घंटे के लिए आराम करेंगे, सो जाएंगे। फिर शाम को 1 कप चाय पिएंगे और सिगरेट पिएंगे, और फिर काम के लिए जाएंगे, और 8 साढ़े 8 बजे वो वापस घर आ जाएंगे, डिनर करेंगे, और फिर कुछ पिएंगे, और ये और वो जो कुछ भी। तो यही उनकी प्राथमिकता है। कोई दिक्कत नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वे लोग जो बहुत ज़्यादा सफल रहे हैं संगीत में, खेल में, व्यापार में या आध्यात्मिक प्रक्रिया में, चाहे कुछ भी, वे लोग, उन्हें ये नहीं पता होता कि कब उन्होंने खाना खाया, कब वो सोए, कब उन्होंने दोपहर को सोया। मैंने अपने जीवन में आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो जो लोग सफल होने के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जिस भी चीज़ को वो कर रहे हैं उसमें सफलता, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जहाँ कहीं भी उन्हें आराम मिलता है वहाँ वो ठहर नहीं जाते, क्योंकि आराम तब मिलेगा जब लोग आपको कब्र में दफना देंगे। क्या आपने लोगों को देखा है वो कितने आरामदायक दिखते हैं? एक बार वो मर गए, अगर आप उन्हें यूं ही फेंक देते हैं तो भी वो आराम में हैं, अगर आप धीरे से उन्हें कब्र में डालते हैं तो भी वो आराम में होते हैं, अगर आप उन्हें जला देते हैं फिर भी वो आराम में ही दिखते हैं, है ना? तो आराम मिलेगा, आराम आएगा, लेकिन अभी समय है ये तय करने का, ये पक्का करने का कि जीवन का अनुभव गहरा हो, और हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो असरदार हो। क्योंकि
अगर उन्होंने आपको असीमित समय दिया होता तो आप वो सारी चीज़ें कर लेते, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने आपको इतना कम समय दिया है और एक इंसान होने के रूप में इतनी ज़बरदस्त संभावना दी है, ये समस्या है। अगर सृष्टि ने आपको एक केंचुए की तरह बनाया होता, मैं ये नहीं कह रहा कि केंचुए के साथ कुछ भी गलत है, बात केवल इतनी है कि उसकी संभावना बहुत ही सीमित है, वो केवल उतना ही कर सकता है अपने जीवन में। एक केंचुआ ये नहीं सोच रहा कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि चिड़िया उसे उठा लेगी। उसके अंदर कभी भी ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं होती। वो बस मिट्टी को रिसाइकल करना चाहता है। ये कई दूसरे जीवनों के लिए महत्वपूर्ण है, फायदेमंद है, हमारे जीवन के लिए भी। लेकिन उसका मकसद बहुत साफ है, वो खाना खाना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है, मरना चाहता है। उसका उद्देश्य पूरा करने के लिए वो कोशिश करता रहता है। मुझे नहीं लगता कि वो भी दोपहर को सोता है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कई दोपहरों में मैंने देखा है कि सारे केंचुए लगातार काम करते रहते हैं पूरे जोश के साथ। लेकिन एक इंसान, उसमें बहुत सारी संभावनाओं के साथ वो आया है। उस वजह से उसे एक स्तर की कोशिश की ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के बारे में भूल जाइए, केवल अगर आप खुद को सफल मानना चाहते हैं, सफलता का अगर आपकी सफलता की आपकी धारणा अगर ये है कि आप अपने पड़ोसी थोड़ा बेहतर जीवन जी रहे हैं, तो मैं इसे बीमारी कहूँगा, ये सफलता नहीं है। आप खुश हैं कि आपका पड़ोसी आपसे गया गुजरा है, ये सफलता है या बीमारी है? ये बीमारी है। लेकिन किसी न किसी रूप से अगर आप थोड़ा संतुष्ट महसूस करते हैं, तो चलिए अभी के लिए इसे सफलता मानते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किसी से बेहतर हैं या गए गुजरे हैं, ये सवाल आपके दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। लेकिन किसी न किसी रूप में अगर आपको लगता है कि आप खुद को पूरी तरह से उपयोग कर रहे हैं और आपके काम में आपको एक तृप्ति का एहसास है। देखिए, अगर आप बस यूं ही आंखें बंद करके बैठ सके बिना किसी कार्य के, तो ये बहुत शानदार होगा। लेकिन आप वो नहीं कर सकते। अभी आप वो नहीं कर सकते। आप जिस हालत में हैं, आप बस यूं ही अपनी आंखें बंद करके स्थिर नहीं हो सकते। व्यस्त होने के बजाय आप अपने मन में ही खो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेहतर हो रहे हैं, किसी न किसी रूप में आप वास्तव में पीछे जा रहे हैं। इस सफलता के बारे में समस्या ये है कि लोग हमेशा निष्कर्ष निकालते रहते हैं, मैंने ये किया, वो किया, शायद इसने काम नहीं किया, ये गलती थी, वो गलती थी। जीवन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। देखिए, एक समय आप एक बंदर थे। ये मैंने नहीं कहा, उस अंग्रेज़ आदमी ने कहा था। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि आप सभी बंदर थे। एक समय आप बंदर थे, बस थोड़े ही समय पहले की बात है। क्या ये एक गलती थी कि आप एक बंदर थे, या बस एक विकास का एक चरण था वो? बताइए। बंदर होना क्या एक गलती था, या बस वो विकास का एक चरण था? इसी तरह जब से आप पैदा हुए हैं, क्योंकि एक इंसान के रूप में जब आप पैदा होते हैं तो वास्तव में आपका कोई रूप नहीं होता, दूसरे जानवरों का होता है। दूसरे प्राणी, अगर वो बस अगर उनके भोजन की व्यवस्था हो जाए तो उनको पता होता है कि अपने जीवन के साथ क्या करना है। चूंकि इंसान संभावनाओं के इतने खुले रूप के साथ आया है कि आप बिना किसी रूप के आते हैं। आप किसी तरह से फिक्स नहीं हैं, आपको खुद को फिक्स करना होगा। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की गेंदें आपके ऊपर फेंकते हैं। आपके माता पिता, स्कूल, टीचर्स, पड़ोसी, समाज, दुनिया, हर तरह की चीज़ें आपके ऊपर फेंकता है। इस सारे कीचड़ को इकट्ठा करना और इससे कोई चीज़ सार्थक बनाना, ये आपका काम है। यही आपकी सफलता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति आपको महत्वपूर्ण मानता है कि नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आप एक सार्थक जीवन हैं। अभी के लिए इतना काफ़ी है। हो सकता है कि दुनिया इसे ना पहचाने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता है कि आप एक सार्थक जीवन हैं। इसके लिए कोशिश करनी होगी, वरना आप यहाँ देखते हैं, वहाँ देखते हैं, सफलता के प्रति कोई प्रतिबद्धता नहीं है।
खास तौर पर इस तरह के समय में। देखिए, महामारी इस शब्द का गलत अर्थ ना निकालें। सौभाग्य से, सौभाग्य से ये उतने लोगों को नहीं मार रही जितनी पिछली महामारियों ने मारा है। ये हमारा सौभाग्य है, एक पीढ़ी के रूप में ये हमारा सौभाग्य है। हमारी आज बेहतर मेडिकल प्रोटोकॉल है हमारे पास, और हम मृत्यु की संख्या कम कर पा रहे हैं। लेकिन इस महामारी का लंबे समय के दौरान जो हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है, जब हमें इन्फेक्शन होता है, कोई भी सिर्फ इसका अनुमान ही लगा सकता है। लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा कि कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि वायरस आएगा और चला जाएगा। निश्चित रूप से नुकसान होगा। किस हद तक नुकसान होगा, ये इस पर निर्भर करता है कि आपके शरीर की अवस्था कैसी है। उसके अनुसार थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई भी नुकसान ना हो। शायद हम जिंदा रह पाएं, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ही। तो इस महामारी को गलत ना समझें या इसे कम ना समझें। इससे होकर गुजरना, इन्फेक्शन लगे बिना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ही सफलता है। जिंदा रहना सफलता है। क्या आप केवल शनिवार की शाम को ही जिंदा होते हैं? बताइए। आज रविवार की सुबह है। आमतौर पे लोग मरे हुए होते हैं। कम से कम जवान लोग रविवार की सुबह सब मरे पड़े रहते हैं। वो शनिवार की शाम जिंदा थे। वो थोड़ी देर बाद जग जाएंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक जापान में एक कराटे मास्टर थे और उनका एक शिष्य था। एक दिन इस शिष्य ने, इस चेले ने अपने मास्टर से मिलने के लिए समय मांगा, और फिर उसने मास्टर से पूछा, मेरी क्षमता बढ़ क्यों नहीं रही है? मैं अपने हाथ पैर उस तरह क्यों नहीं हिला पाता जैसे आप हिला पाते हैं? मैं उस तरह से घूंसा क्यों नहीं मार पाता या किक क्यों नहीं कर पाता जैसा आप करते हैं? आपकी उम्र 70 से ज़्यादा है, मैं सिर्फ 22 का हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी तरह किक नहीं कर पाता, पंच नहीं कर पाता। मेरी क्षमता बढ़ क्यों नहीं रही है? फिर कराटे मास्टर ने उससे पूछा, क्या तुमने आसमान में उड़ते हुए बगुले के पंखों को देखा है कि कैसे सूरज की रोशनी उनके पंखों को लाल कर देती है? चेले ने कहा, हाँ मास्टर, मैंने देखा है। फिर उसने पूछा, क्या वो सुनहरी रेखा देखी है जो पहाड़ों के ऊपर दिखती है सूर्योदय के समय? हाँ मास्टर, मैंने उसे भी देखा है। क्या तुमने समुद्र के ऊपर उस हल्के से प्रकाश को देखा है जब सूरज ऊपर उगता है? हाँ मास्टर, मैंने उस महत्वपूर्ण घटना को भी देखा है। क्या तुमने चंद्रमा को देखा है जब उसकी परछाई तालाब पे दिखती है? हाँ मास्टर, निश्चित रूप से मैंने उसे भी देखा है। फिर मास्टर ने कहा, यही समस्या है। वो सारी बकवास चीजें देखना बंद करो और जाके ट्रेनिंग करो। तो आपको ये समझना होगा कि हर सफलता के पीछे एक स्तर की कोशिश होती है, प्रयास होता है। इस हफ्ते में दुनिया ने एक बहुत ही लेजेंडरी फुटबॉल खिलाड़ी को खो दिया। अमेरिका में आप उनको जानते हैं कि नहीं जानते हैं? फुटबॉल खिलाड़ी, आप जानते हैं उन्हें? वो केवल एक लेजेंडरी फुटबॉल खिलाड़ी ही नहीं थे, वो जादुई थे। अगर आप उन्हें खेलते हुए देखते हैं, माराडोना को, कुशलताएं होती हैं, स्किल्स होती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, कई सारे ऐसे लोग हैं यूरोप की सड़कों में, उनके पास इस तरह की स्किल्स हैं। आप उनको सड़कों पे खेलते हुए देख सकते हैं। सच में, शहर के बीच में एक
लड़का होगा जो बॉल के साथ खेल रहा है, वो उसे उठाता है यहाँ वहाँ, उसके साथ तरह तरह के करतब करता है। माराडोना के भी वीडियो हैं जहाँ वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो वो करतब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति उसके भी परे जाता है। एक बात तो यह है कि उनकी हाइट दूसरे फुटबॉल खिलाड़ियों की तरह नहीं थी, उनकी ऊंचाई कम थी। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, जब वो बॉल के साथ होते हैं तो वो पूरी तरह से सिर्फ बॉल के साथ होते हैं और कुछ भी नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे वो गिर गए हैं लेकिन फिर भी वो बॉल के साथ हैं। आप उनके साथ कुछ भी कीजिए, वो बॉल के साथ हैं। आप उनका ध्यान और उनकी आंखें बॉल से नहीं हटा सकते, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ उसी बारे में था। जब उनके पास जब उनको बॉल के साथ कुछ करने के लिए नहीं था, फिर उनको पता नहीं था कि जीवन के साथ क्या किया जाए, वो अलग बात है। उनके जीवन के दूसरे पहलू ठीक से नहीं चले, लेकिन एक फुटबॉल प्लेयर के रूप में बहुत ही विरले ही कोई व्यक्ति उनकी ऊंचाइयों तक गया, वो जादुई बन गए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको इसी तरह से अपनी सफलता पे आपका ध्यान इसी तरह केंद्रित होना चाहिए। सफलता का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं होता, सिर्फ प्रोफेशनल चीज़ें नहीं होती। सफलता का मतलब है एक जीवन के रूप में आपको सफल होना चाहिए। तो इस महामारी के माध्यम से इस सफलता की परिभाषा और भी सरल हो सकती है कि आप जिंदा हैं, आप जिंदा रहे और स्वस्थ रहे, ये सफलता है। कृपया बॉल पे अपना ध्यान केंद्रित रखें। अगर आप यहाँ वहाँ जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जीवन आपके साथ बहुत विनम्र रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा लोग ढीले पड़ जाएंगे। यही हो रहा है। जब शुरू में पहली लहर आई थी तो लोग बड़े सख्त थे, उन्हें पता था कि उन्हें चीज़ें का ख्याल रखना होगा। 3 महीने के बाद अरे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी मौत नहीं हुई, इसकी मौत नहीं हुई, क्या होगा, तो क्या समस्या है, मैं भी जाके मर जाता हूँ। अगर आप उसके लिए वॉलंटियरिंग कर रहे हैं तो ये आपके ऊपर है। मुझे वॉलंटियर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जीवन आपको इसलिए नहीं दिया गया है कि आप उसे यूं ही यहाँ वहाँ फेंक दें। जब तक कि आपके पास एक ऐसा उद्देश्य हो कि उसके लिए आप अपनी जान भी देने को तैयार हों, वरना यूं ही अपनी ज़िंदगी यहाँ वहाँ फेंकना एक गैर जिम्मेदाराना, ये आलस के कारण हो रहा है। ये ध्यान की कमी की वजह से हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से आप इसके बारे में एक फ़िलॉसफ़ी बताएंगे। अरे आखिर क्या रखा है, हम एक दिन पैदा हुए थे, एक दिन हम मर जाएंगे। ये किसी बहुत बड़े विवेक से नहीं पैदा हो रहा है, ये आलस से पैदा हो रहा है और ध्यान की कमी से। ये एक अच्छा समय है। अगर हर समय आपके पास ये नहीं था तो अभी ये अच्छा समय है कि आप फिर से वो ध्यान अपने अंदर पैदा करें। मैं चाहता हूँ कि आप बस माराडोना को खेलते हुए देखें। देखिए कि वो किस तरह बॉल के साथ लगे रहते हैं। स्किल्स हैं, कई सारे लोगों के पास स्किल्स हैं, लेकिन हर कोई उस हद तक नहीं जा पाएगा जिस हद तक वो गए। चाहे हाथ हो या पैर हो, उनका ध्यान पूरी तरह से बॉल पे ही होता था। आप में से ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आया। तो अगर कोविड के बाद की दुनिया जैसी कोई चीज़ है, तो आपको जश्न मनाने के लिए वहाँ मौजूद होना चाहिए। हम एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाले हैं, क्या आप मौजूद रहेंगे? केवल कुछ ही लोग हाँ कह रहे हैं, बाकी लोगों को क्या हुआ? जब वायरस खत्म हो जाएगा तो मैं एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाला हूँ, क्या आप वहाँ मौजूद होंगे? बढ़िया, ये सफलता है। उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखिए। पार्टी के लिए एक आरएसवीपी कर दीजिए। हम दिनांक की घोषणा बाद में करेंगे। हाँ, मैंने छोटा सा कुछ लिखा है, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में नहीं है, चलेगा?
called Thailand. ಕಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಮಣ್ಣಾದೆ, ಮೇಲೆದ್ದು ಮರವಾದೆ, ಎಲೆಯಾಗಿ ಕೆಳಬಿದ್ದೆ, ನೀ ಯಾರವ್ವ? ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮೇಲ್ ಬಂದೆ, ತಿನುಸಾಗಿ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೆ, ಬದುಕಿದರೂ ಸತ್ತರೂ ನೀನೇ ಆಶ್ರಯ, ನೀ ಯಾರವ್ವ? ನೀರಾಗಿ ಬಂದೆ, ಹಾಲಾಗಿ ಬಂದೆ, ಜೇನಾಗಿ ಬಂದೆ, ನೀ ಯಾರವ್ವ? ಉಂಡರೆ ಮಣ್ಣು, ಉಸಿರಿದ್ದರೆ ಮಣ್ಣು, ಸತ್ತರೆ ಮಣ್ಣು, ನನ್ನ ತಾಯೇ ನೀ ಯಾರವ್ವ? Well, should I translate this? क्या मैं आपके लिए इसका अनुवाद करूं? तो Under my feet, मेरे पैर के नीचे your soil. आप मिट्टी हैं। जब आप ऊपर उठते हैं आप पेड़ बन जाते हैं, फिर से आप नीचे गिरते हैं एक पत्ती के रूप में। आप कौन हैं? You come up as a crop. आप फसल के रूप में ऊपर उठते हैं। You give me life and food. आप भोजन के रूप में मुझे जीवन देते हैं। Whether I'm alive or dead, चाहे मैं जिंदा हूं या मर जाऊं, आखिर मैं आपके अंदर ही जाता हूं। आप कौन हैं? you come as water, आप पानी के रूप में आते हैं, आप दूध के रूप में आते हैं, आप शहद के रूप में आते हैं। आप कौन हैं? if I eat, अगर मैं खाता हूं तो ये मिट्टी है। if I breathe, अगर मैं हवा में सांस लेता हूँ if I die. तो ये मिट्टी है। अगर मैं मरता हूँ तो भी ये मिट्टी है। Oh, my mother, who are you? मेरी माँ, आखिर आप कौन हैं? मैंने सुना कि कुछ सवाल हैं। यह सवाल रविशंकर ने पूछा है, कर्नाटक से रविशंकर ने। अरे कर्नाटक में तो ढेर सारे रविशंकर हैं। जब मैं स्कूल में था तो मेरी क्लास में करीब 7 रविशंकर या रविंद्रा और रवि रवि थे। मेरे भाई का नाम भी रविंद्रा है। तो अगर मैं घर जाऊं तो वहाँ एक रवि थे, अगर मैं स्कूल गया तो वहाँ बहुत सारे रवि थे। अब एक और रवि, बताइए। नमस्कारम सद्गुरु। रहस्यमय आयामों की खोज केवल अनुभव ही नहीं बल्कि खोज क्या एक पूरी संस्कृति के द्वारा या कई सारे लोगों के द्वारा की जा सकती है, या ये सिर्फ उन लोगों को उपलब्ध है जिनके पास इन आयामों पर महारत है? So what you need to understand is तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि exposure and experience. खोज और अनुभव के बीच जो अंतर है, Are you exposing yourself to the virus? क्या आप वायरस के प्रति खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, Are you experiencing it right now? या अभी आप उसका अनुभव कर रहे हैं? ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। So we can't talk about anything without bringing in the virus. आजकल हम वायरस को बीच में लाए बिना किसी भी चीज़ की बात नहीं कर सकते। Exposure means एक्सपोजर का मतलब है you get to see it, you get to कि आप उसे देख पाते हैं, उसे सूंघ पाते हैं, लेकिन आप उसे खा नहीं पाते। ये कुछ ऐसा है कि कांच के बर्तन में बंद केक, केवल अमेरिका में ऐसा करते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी भोजन को सूंघ लेता है तो कोई उसके बाद उसे नहीं खाएगा। यहाँ पे अमेरिका में अगर कोई पूछता है क्या ये खाने की चीज़ अच्छी है, सेल्समैन तुरंत उसे बाहर निकाल के देगा, देखिए देखिए ये ताज़ा है। वो कभी भी ये नहीं पूछते कि आपने खाया है या नहीं, लेकिन लोग सूंघ के जान लेते हैं। तो एक्सपोजर एक चीज़ है, लेकिन अनुभव दूसरी चीज़ है। महारत हासिल करना एक बिल्कुल ही अलग आयाम है।
चलिए सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि I see this question as an elimination process. मैं देख सकता हूँ कि इस सवाल में एक एलिमिनेशन प्रोसेस है। अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं Mystical dimension, रहस्यमय आयामों के ऊपर, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। you have mastery over your perception. अपने खुद के बोध के ऊपर आपकी महारत है, उस वजह से रहस्यमय आयाम संभव हो गए हैं। Mastery is not over तो महारत रहस्यमय आयामों के ऊपर नहीं है, आपकी महारत है अपने खुद के बोध के ऊपर। see you cannot देखिए, आप master the sunlight. धूप के ऊपर महारत हासिल नहीं कर सकते। एक भौतिक चीज़ को उदाहरण में लेते हैं, लेकिन आप अपने सिस्टम को इस तरह बना सकते हैं कि वो धूप से उसे फ़ायदा होता है, उसे नुकसान नहीं होता। इसके लिए कई चीज़ें करनी होंगी। So mastery is always तो महारत हमेशा इसके बारे में होती है। चूंकि आपकी इसके ऊपर महारत है, हो सकता है कि आप कुछ चीज़ें कर पाएँ। अभी हम एक फुटबॉल के खिलाड़ी की बात कर रहे थे, तो उनकी जो महारत है अपनी खुद की स्किल्स के ऊपर है। उनकी महारत बॉल के ऊपर नहीं है। बॉल किसी की भी नहीं सुनती, आपको ये बात पता होनी चाहिए। यही एक बॉल की खूबी है, वो किसी की भी बकवास नहीं सुनती। अगर आप अच्छे हैं तो वो अच्छी है, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छी नहीं है। बात इतनी ही सरल है। life is like a ball. जीवन भी एक गेंद की तरह ही है। अगर आप अच्छे हैं, अगर आप उसे अच्छे से संभालना जानते हैं, तो ये आपके लिए अच्छे से चलेगी। आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। अगर आप इसे अच्छे से नहीं संभालते, तो ये जगह जगह जाएगी। तो आपकी महारत जीवन के ऊपर नहीं हो सकती या मौत के ऊपर नहीं हो सकती, लेकिन आपकी महारत इसके ऊपर हो सकती है, और उस वजह से आप इन प्रक्रियाओं के परे चले जाते हैं और आप उन आयामों तक अपनी पहुंच बना लेते हैं जिन्हें रहस्यमय माना जाता है। आप कैसे परिभाषित करेंगे कि क्या मिस्टिकल है या रहस्यमय है? मिस्टिसिज्म का मतलब बस ये है, इसे बहुत सरल शब्दों में तकनीकी तरीके से बताने का कहें तो, Whatever you cannot understand, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप तार्किक रूप से नहीं समझ सकते, वो आपके लिए रहस्यमय है, आपके लिए मिस्टिकल है। हेलो, it is not entirely true. ये पूरी तरह से सच नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सच नहीं है, लेकिन ये तार्किक रूप से सही है कि जो भी चीज़ आप अपने दिमाग के तर्क के भीतर समझ नहीं पाते, वो आपको जादुई या रहस्यमय लगती है। If I go to the tree and pluck a fruit, अगर मैं जाकर पेड़ से एक फल तोड़ के ले आऊं, तो आप कहेंगे, अरे मैं भी कर सकता हूं। but if I pluck a लेकिन अगर मैं एक फल यहाँ हवा से तोड़ लूं, that is mystical. तो ये आपके लिए रहस्यमय है। हेलो, We will eliminate the word miracle हम चमत्कार इस शब्द को अलग करेंगे, क्योंकि इस शब्द के साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन मिस्टिसिज्म कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप करते हैं। आप हवा से फल नहीं तोड़ते, आप सोने की चेन नहीं निकालते। एक ऐसी विशाल घटना जो पहले ही मौजूद है, आप उसका अनुभव करते हैं, और अगर संभव हो, अगर एक उचित वातावरण मौजूद हो, तो आप दूसरों को भी वो अनुभव कराते हैं। तो मिस्टिसिज्म, इसका उद्देश्य चमत्कार करना नहीं है। मिस्टिसिज्म profound exploration एक phenomena of life. जीवन की जो विशाल घटना हो रही है, उसकी एक गहरी खोज है, और वह विशाल घटना जिसे 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस नहीं किया जा सकता। आप इसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, छू नहीं सकते। इस वजह से ये रहस्यमय बन गया है। अगर आप उसे देख सकते या सुन सकते, सूंघ सकते या चख सकते या छू सकते, तो आपको पता होता कि इसकी प्रकृति क्या है। लेकिन चूंकि 5 ज्ञानेंद्रियां इसे छू नहीं पा रहीं, चूंकि ये विशाल घटना भौतिक प्रकृति के परे की है, इस कारण ये रहस्यमय बन गई है। तो उसका अनुभव करना, इसके लिए एक स्तर के प्रतिबद्ध वातावरण की ज़रूरत है, एक स्तर की तैयारी की ज़रूरत है, और थोड़ा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि देखिए, मान लीजिए कि
मैं चाहूँ कि आप एक तनी हुई रस्सी पर चल के इस पार से उस पार जाएं। फिर आपके अंदर थोड़ा विश्वास होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अगर मैं नीचे खड़े होकर कहता हूँ कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप गिरते हैं, हालांकि आप 100 किलो के हैं, फिर भी मैं आपको पकड़ लूँगा। आपको भरोसा होना चाहिए। अरे सदगुरु मुझे कैसे पकड़ पाएंगे? अगर आपकी हालत ऐसी है तो फिर आपको गिरना होगा और टप्पा खा के फिर से वापस ऊपर जाना होगा। मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा कठिन बन जाता है और लगभग असंभव बन जाता है, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति को चलाकर उस जगह नहीं ले जा सकते जो उन्हें नहीं पता। या तो उनके अंदर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए या उनके अंदर पागलपन होना चाहिए, वरना वो उस जगह तक नहीं जाएंगे। लेकिन एक्सपोजर वो एक अलग चीज़ है। हम लोगों को रहस्यमय आयाम उनके सामने ला सकते हैं। हम इस तरह से उसका परिचय दे सकते हैं कि लोग उसे समझ सकें। हम ऐसी परिस्थितियां बना सकते हैं जहां ऐसी संभावनाएं हों कि थोड़ा फजी लॉजिक हो जाए, तर्क थोड़ा सा धुंधला हो जाए। लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री की तरह है। ये अलजेब्रा भी नहीं है। अलजेब्रा में 1+1 ज़रूरी नहीं है कि 2 हो, ये कुछ और हो सकता है। ये अब सरल अरिथमेटिक नहीं है। तो इस तरह की पद्धतियों का उपयोग करके हम लोगों को कुछ ऐसे आयामों की झलक दिखा सकते हैं या ऐसे संभावनाओं की, हालांकि उन्होंने उसका अनुभव नहीं किया है, वो उस संभावना को देख सकते हैं कि इसका अनुभव संभव है। जब वो ये संभावना देखते हैं कि इसका अनुभव हो सकता है, आमतौर पर उसका अनुभव करने की चाहत बहुत मजबूत बन जाएगी। कुछ लोग बेशक उनको लगेगा कि उनके लिए कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए उसका अनुभव करने की तमन्ना उनके अंदर मजबूत हो जाएगी। जब अनुभव करने की चाहत मजबूत हो जाती है तो एक ऐसी अपने सिस्टम को इस तरीके से तैयार करना कि आप उसका अनुभव कर सकें, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा संभव बन जाती है। तो इसके एक हिस्से के रूप में हम हमने एक कार्यक्रम किया था कई साल पहले। मुझे याद नहीं वो कौन सा साल था, शायद 2004 या 2005 रहा होगा। हमने कार्यक्रम किया था इस दिशा में। हमने एक और कार्यक्रम किया था अनादि, जो कि ज़्यादातर आध्यात्मिक दिशा का था, लेकिन उसमें रहस्यवाद का थोड़ा बहुत एक्सपोजर था। अब इस अगले साल 2021 में मार्च के महीने में हम एक भारत में 8 दिन का कार्यक्रम करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये सांस्कृतिक एक्सपोजर ज़्यादा है। ये केवल रहस्यवाद के बारे में ही नहीं है, ये एक सांस्कृतिक एक्सप्लोरेशन है मिस्टिसिज्म का। हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं जिसका नाम है मुझे आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा प्लान किया था कि ये कार्यक्रम केवल आमंत्रण दे के ही होगा, लेकिन अब ये सवाल आ गया है तो हम एक कार्यक्रम करेंगे जिसका नाम है शिवा द अल्टीमेट मिस्टिक। एक खोज, एक एक्सप्लोरेशन और थोड़ा एक्सपोजर, उस आयाम का थोड़ा सा एक्सपोजर। ये एक सांस्कृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम सिर्फ एक ही बार होगा, इन कार्यक्रमों को दोहराया नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत ही विस्तृत सांस्कृतिक व्यवस्थाएं होती हैं। संगीत, आर्ट, थिएटर सब कुछ मिक्स्ड होता है और इसमें बहुत खर्च आता है योग केंद्र को तैयार करने के लिए। क्योंकि पिछला विशेष कार्यक्रम जो हमने किया था वो था महाभारत। जब हमने महाभारत कार्यक्रम किया, आश्रम में हर कोई उस समय के मुताबिक कपड़े पहने हुआ था, खाना भी वैसा ही था, पूरी साज सजावट 6000 साल पहले के समय के अनुसार की गई थी।
देखिए मेरी भी बैटरी कभी कभी ख़त्म हो जाती है। So from food to decor to तो clothing, खाना, कपड़े, everything सजावट सब कुछ उस समय की थी और पूरे आश्रम को इसके लिए तैयार किया गया था। मुझे लगता है कि partially out वो वीडियोस कुछ हद तक रिलीज़ किए गए हैं क्योंकि शायद हमने 100 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से रिलीज़ किया गया है। उसके पहले हमने एक कार्यक्रम किया था लीला, जो कि इस बारे में था कि कृष्ण ने कैसे योग सिखाया। तो चूंकि कृष्ण वो नीले शरीर के थे और उनका सब कुछ नीला 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 माना गया है। शिव भी नीले थे, ठीक है। तो उस कार्यक्रम के दौरान एक नीला दिन था जहां लोगों ने हमने हर किसी से कहा कि आपके कपड़ों में कहीं ना कहीं नीला रंग ज़रूर होना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग नीले कपड़े पहन के आए। लाइटिंग नीले रंग की थी, सारे फूल नीले रंग के थे, सारी की सारी तैयारी, सारा डेकोरेशन, सब कुछ नीला था। और जब मैंने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो मेरी जीभ भी नीले रंग की थी। जब वो लोग दोपहर के खाने के लिए बैठे, यहाँ तक कि चावल का रंग भी नीला था, सब कुछ नीला था। फिर वो लोग बिल्कुल भाव विभोर हो गए और जब वो बाहर आए तो पहाड़ से भी नीले रंग का धुआं निकल रहा था। फिर मैंने कहा कि मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इतने ज़्यादा विस्तार में काम करते हैं। तो अभी तक हमने केवल 3 कार्यक्रम किए हैं इस तरह के, वैभव शिवा, लीला और महाभारत, और ये चौथा कार्यक्रम है। इसका शीर्षक है शिव परम रहस्यवादी। ऐसा नहीं है कि आप एक मिस्टिक बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर, ये जानने के लिए कि ऐसा कुछ मौजूद है, हमारे तार्किक दिमाग से परे का कुछ मौजूद है। हमारे पास जो इस शरीर के, इस दुनिया की जो भौतिकता हम जानते हैं, उससे परे सृष्टि कैसी है, उसका एक एक्सपोजर। तो वायरस की परिस्थिति के मद्देनज़र हम केवल 250 लोगों को ही इस कार्यक्रम में ले पाएंगे। मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यही ज़रूरत है, वरना हम कार्यक्रम को ही संचालित नहीं कर पाएंगे। तो ये सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध होगा। म्यूज़िक, डांस, थिएटर, कई सारी चीज़ें होंगी, सब कुछ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो हम चाहते हैं कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से सुरक्षित हो और इस वजह से संख्या बहुत सीमित है। और ये एक एडवेंचर की तरह होगा क्योंकि लोगों को, हम वास्तव में मिस्टिसिज्म में नहीं जाएंगे, लेकिन उन्हें किसी ऐसी चीज़ का एक्सपोजर देना जो दिमाग के तार्किक ढांचे में फिट नहीं होता या भौतिक ढांचे में भी फिट नहीं होता। क्योंकि जो भौतिक ढांचा है और जो मानसिक ढांचा है, केवल यही 2 चीज़ें हैं जो आपको अनुमति नहीं दे रही उस चीज़ का अनुभव करने की जो इसके परे हैं। आप अपनी भौतिकता को और अपने मानसिक ढांचे को जितना ज़्यादा गंभीरता से लेते हैं, आप उतना ही ज़्यादा इसके परे की चीज़ों का अनुभव करने के नाकाबिल बन जाते हैं। अगर आप इसे थोड़ा बहुत रिलैक्स करना सीख लेते हैं कि आप इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते। कल ही कोई मुझसे पूछ रहा था, सद्गुरु मैं अपने विचारों को गंभीरता से कैसे ना लूं? मैंने कहा बस ये देखिए कि अभी तक आपने अपने दिमाग में जितने भी विचार पैदा किए हैं वो सब पूरी तरह से बेवकूफ़ाना है। हाँ, क्योंकि जो सीमित डेटा आपने इकट्ठा किया है उससे लेकर आप हर चीज़ के बारे में तरह तरह के विचार पैदा कर रहे हैं। परिस्थिति कुछ ऐसी है, मान लीजिए कि यहाँ एक जिक्सॉ पजल है जिसमें 10 लाख छोटे छोटे पीसेज हैं, हिस्से हैं। आपको उसके 3 टुकड़े मिल गए, आपने उन्हें एक साथ मिला दिया और आपने कहा वाह ये तो एक भालू है। अगर आप एक 2 साल के बच्चे हैं तो हम कहेंगे हाँ हाँ ठीक है, ये एक भालू ही है, इसके साथ खेलिए। लेकिन अगर आप एक वयस्क हैं और ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं कि आप बेवकूफ़ और मूर्ख हैं। हाँ या ना? तार्किक दिमाग के साथ बस यही हो रहा है। आपने कुछ हिस्से उठा लिए हैं,
वो हिस्से हो सकता है आपके गुज़र बसर चलाने के लिए काफ़ी हों, लेकिन वो सृष्टि की खोज के लिए काफ़ी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसी जिगसॉ जिसमें लाखों हिस्से हैं, उसके केवल 3 हिस्से लेना किसी भी चीज़ का अनुभव करने के लिए या समझने के लिए किसी काम के नहीं हैं। ये हिस्से जो आपने इकट्ठा किए हैं, वो अपनी गुज़र बसर चलाने के लिए, अपनी आसपास की चीज़ों का व्यवस्था करने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन अगर आप बस इन छोटी-छोटी चीज़ों को आपने इकट्ठा कर लिया और आप सोचते हैं कि यही सब कुछ है, तो आप बस उसी के साथ अटके रह जाएँगे। आपके पास चीज़ों का एक गोदाम होगा। ज़्यादातर लोगों के पास घर नहीं है, उनके पास गोदाम है। हाँ, आप में से कई लोग गोदाम में रह रहे हैं, है ना? क्योंकि आपके घरों में 50 लोगों के लिए पर्याप्त चीज़ें हैं, जबकि घर में केवल 3 ही लोग हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक ज़ेन गुरु थे, जिनका नाम रोयोकान था। वो एक छोटी-सी झोपड़ी में बहुत ही कम चीज़ों के साथ अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन एक चोर उनकी झोपड़ी में घुस आया। ज़ोया खान सो रहे थे और चोर धीरे-धीरे कोशिश कर रहा था कुछ खोजने की, लेकिन वो जगह खाली थी। उसने ये कोना, वो कोना देखा, सब कुछ देखा, अंधेरा था, वो चीज़ें छू-छू के देख रहा था, लेकिन पूरी झोपड़ी में कुछ भी नहीं था। फिर ये ज़ैन गुरु, वो जाग गए। उन्होंने बैठकर कहा, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके लेने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ़ एक ही चीज़ है और वो ये पुराना कपड़ा है जो मैंने पहना हुआ है। आप इसे ले लीजिए। बाहर ठंड है, आप इस कपड़े को ले लीजिए, ये आपके काम आएगा। और उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और चोर को दे दिए और वहाँ नग्न अवस्था में बैठे रहे। चोर, उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि आपको रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक उपहार दिया जा रहा है और उपहार वो है, वो कपड़े जो वो खुद उन्होंने पहन रखे थे। चोर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये एक रहस्यमयी परिस्थिति है, क्योंकि एक चोर के दिमाग में उसे ये समझ ही नहीं आया, कोई व्यक्ति उसके पास जो आखिरी चीज़ अपनी ज़िंदगी में बची है, वो कैसे दे सकता है? वो उलझन में आ गया और वो थोड़ा इस रहस्यवाद से थोड़ा सकते में आ गया। वो चला गया वहाँ से। फिर रोयो खान वहाँ बैठे रहे और उन्होंने उन्हें थोड़ी उन्होंने जब झोपड़ी से बाहर देखा, पूर्णिमा का दिन था। आज भी पूर्णिमा है। आपको पता है आज एक बहुत ही दुर्लभ पूर्णिमा का दिन है। उन्होंने बाहर पूर्णिमा के चाँद को देखा और कहा, काश मैं ये चाँद उसे दे पाता, लेकिन ये मेरे पास नहीं है, तो मैंने उसे अपने कपड़े दे दिए। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल गुज़र बसर चलाने की प्रक्रिया, केवल वही आपके दिमाग और भौतिकता के ढांचे में फिट होती है, केवल गुज़र बसर चलाना और कुछ भी नहीं। तो अगर आप किसी एक ऐसे आयाम का अनुभव करना चाहते हैं जो इससे परे है, तो ये एक प्रयास है, एक बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने का, ताकि आपको मिस्टिसिज्म का एक्सपोजर दिया जा सके। मिस्टिसिज्म का अनुभव के लिए नहीं, हो सकता है उसका थोड़ा स्वाद आए। कभी कभी केवल सूंघ कर ही आप किसी चीज़ का अनुभव कर लेते हैं, है ना? अगर आप उसकी खुशबू सूंघते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है। थोड़ा बहुत अनुभव हुआ है, हाँ या ना? अगर आप अभी मैं पता भी नहीं लगा सकता कि आप कौन हैं, लेकिन अगर आप मास्क के पीछे छुपे एक भारतीय हैं, फिर अगर आप केवल कच्चे आम कच्चे आम, नमक और मिर्ची के पाउडर के बारे में सोचते हैं, तो अभी दिसंबर के महीने में आपके मुंह में पानी आ जाएगा। पहले ही पानी आने लगा है ना? जब आप थूकना चाहें तो कम से कम मास्क उतार के थूकिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा हो सकता है ये मास्क आपका इतना हिस्सा बन गया है।
फार्मर किसान जैक के साथ ऐसा हुआ। टेनेसी में एक किसान थे, ये एक बुजुर्ग किसान जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के थे, लेकिन अभी भी बहुत मजबूत थे, बहुत स्वस्थ थे, हमेशा बहुत मेहनती रहे हैं वो। तो उनके नाती पोतों ने तय किया कि वो उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे मेडिकल चेकअप के लिए। और वो कभी किसी मेडिकल चेकअप के लिए नहीं गए थे, उनको पता ही नहीं था कि ये होता क्या है। तो उनके पोते उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए लेके गए। डॉक्टर ने जांच की, अलग अलग चीज़ों की जांच की गई और उन्होंने कहा कि आप एक बैल की तरह मजबूत हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं है। केवल एक चीज़ ये है कि सर्दी का समय आने वाला है और मैंने देखा कि आपने चड्डी नहीं पहन रखी है, आपने केवल पैंट पहना हुआ है। चड्डी पहनना ज़्यादा स्वास्थ्यकारी होगा और आप आपके लिए थोड़ी ज़्यादा गर्मी भी पैदा करेगा ये आपकी उम्र के लिए। और ये थोड़ी साफ़ सफाई भी रखता है। इसमें साफ़ सफाई है, इसमें थोड़ी गर्मी है और इसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। तो उसके पोतों ने उसके लिए चड्डियाँ खरीद ली जो उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं पहनी थी। तो उन्होंने चड्डी पहनी और वो ट्रैक्टर चला रहे थे और फिर उन्हें लगा कि वो थोड़ा जाके वहाँ पे मलत्याग करना चाहते हैं। तो वो जाके वहाँ पे टट्टी करने के लिए बैठ गए। फिर उसके बाद टट्टी करने के बाद उन्होंने पलट कर देखा और कहा, अरे वास्तव में यहाँ पे ज़मीन साफ है। फिर वो वापस आके ट्रैक्टर की सीट पे बैठ गए और उन्होंने कहा, हाँ थोड़ी गर्मी भी लग रही है, मुझे पूरा विश्वास था कि सेहत भी बेहतर हो जाएगी। क्या आप लोगों को बहुत ठंड लग रही है या हम एक और सवाल ले सकते हैं? आपको गर्मी लग रही है? कोई बात नहीं, उन्हें गर्मी लग रही है, आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। ये सवाल यहाँ आश्रम के क्लेयर ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, हम लिंग की ओर या किसी और प्राण प्रतिष्ठित चीज़ की ओर या फिर लोगों की भी ओर अपने पैर करके क्यों नहीं बैठते? ये सिर्फ आदर के कारण है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आजकल ये लोग कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। पश्चिमी संस्कृतियों में जब लोग किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। तो वायरस की वजह से लोग छूना नहीं चाहते। कुछ लोग एक दूसरे से एल्बोज मिला रहे हैं, कुछ लोग अपने पैर मिला रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है क्लेयर, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हो रहा है, लोग एक दूसरे से पैर मिला रहे हैं। तो अगर कोई शक्तिशाली परिस्थिति मौजूद होती है तो आप हमेशा, आपसे कहा जाता है कि आप अपने पैरों को मोड़ कर रखें, उस दिशा में अपने पैरों को ना फैलाएं। आदर की जो बात है ये इसकी एक हाल में हुई अभिव्यक्ति है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी चीज़ आपकी ओर आती है आप उसे कई तरीकों से ग्रहण कर सकते हैं। योगिक इंटेंशन हमेशा ये होता है कि आप उसे अपने जीवन के उच्चतर आयामों से ग्रहण करें। आप अनाहत को जानते हैं जो कि 2 त्रिकोणों का जोड़ है, उससे नीचे मणिपूरक, स्वादिष्ठान और मूलाधार है, जो सभी ऐसे चक्र हैं जो बुनियादी, जो मूलभूत सर्वाइवल, बच्चों को पैदा करना और मेंटेनेंस करना, ये सब आपकी गुजर बसर चलाने से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ये 2 त्रिकोण आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं क्योंकि ये परमानंद है, ये ज्ञानोदय है, ये शक्ति है, ये प्रेम है। और यहाँ पे ये 2 त्रिकोण एक दूसरे से मिल रहे हैं। जब कोई प्राण प्रतिष्ठित जगह होती है उसका अर्थ ये है कि वहाँ एक शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है जिसमें एक ऐसी संभावना है जो आपको रूपांतरित कर सकती है। वह शक्ति हमेशा
आपके अंदर सबसे ऊंची संभावनाओं से आपके अंदर आनी चाहिए। आप इसे अपनी सहस्त्रार से ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार होगा। इसी वजह से जैसे ही कोई भारतीय व्यक्ति किसी मंदिर में जाता है, सबसे पहले वो अपने सहस्त्रार को उनके सामने रखना चाहते हैं। वो उसे गीला रखते हैं। यहाँ तक कि ध्यान लिंग में भी लोग खुद को गीला करके जाते हैं या अपने सिर को गीला करके जाते हैं और सिर झुकाते हैं, क्योंकि वो उनकी उम्मीद है कि ये ऊर्जा सहस्त्रार के माध्यम से उनके अंदर आएगी। फिर वो अपना सिर सीधा करते हैं कि वो उनके गले के, उनके माथे के अंदर से आए। अगर कुछ भी नहीं होता तो वो अपने सीने के अंदर से उसे ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो निचले आयामों से ग्रहण हो, क्योंकि नीचे के आयाम केवल गुजर बसर चलाने के लिए, हम उन्हें नहीं बढ़ाना चाहते। हम जीवन के दूसरे आयामों को विकसित करना चाहते हैं जो हमारे जीवन को विकसित करे। क्योंकि अगर आप बेहतर जिंदा रहते हैं, देखिए अगर आप जिंदा बच जाते हैं तो इतना काफ़ी है, लेकिन किसी दूसरे से बेहतर जीवन जीना यह जीवन का गोल नहीं है, ये समय की बर्बादी है। क्योंकि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाले। आप चाहे कुछ भी कर लें, यहाँ तक कि आप, अगर ये महामारी नहीं होती फिर भी आप हमेशा के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाले। तो ज़िंदा रहने की दिशा में बहुत ज़्यादा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से पूरी संस्कृति इस आयाम को समझती थी और उन्होंने समाजों को एक खास तरीके से बनाया। आज जो आप देखते हैं वो इसका एक बहुत ही विकृत स्वरूप है, लेकिन मूल रूप से ये अभी भी ये चीज़ मौजूद है कि जब आप किसी भी प्राण प्रतिष्ठित जगह में जाते हैं, आप हमेशा सिर झुका के जाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो आपकी सहस्त्रार से अंदर आए। आप परमानंद में जाना चाहते हैं, कम से कम यहाँ शांति और ज्ञानोदय अगर यहाँ होता है तो संतुलन और हर तरह के दुनिया के विषयों से आप मुक्त होना चाहते हैं कि वो आपके अंदर प्रवेश ना करें। तो मूल रूप से आप अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को, अनाहत के ऊपर के हिस्से को उसके प्रति एक्सपोज करना चाहते हैं। आप एक प्राण प्रतिष्ठित चीज़ के सामने अपने पैरों को इस तरह से खोल कर नहीं बैठना चाहते, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपकी तरह एक बिल्कुल ही अलग तरह की ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी और एक बिल्कुल अलग तरीके से काम करेगी जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी, कई तरीकों से नुकसान भी हो सकता है। इसी वजह से जब भी आप किसी ऐसी जगह में बैठते हैं जहाँ शक्ति है, आपको अपने पैर मोड़ने हैं, क्योंकि आप अपने शरीर के निचले हिस्से को बंद करना चाहते हैं। अगर आप अपने हाथ बांध लेते हैं, आपको पता है आप किसी न किसी तरीके से लोगों के प्रति बंद हो जाते हैं। महिलाओं को पता है, मान लीजिए कोई आपसे बात कर रहा है, मान लीजिए एक अजनबी आदमी आया है, वो आपसे बात कर रहा है, क्या आप उससे इस तरीके से बात करेंगी? बताइए। आजकल कुछ महिलाएं ऐसा कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या गड़बड़ी है। कोई गड़बड़ी नहीं है। आप वो सामने वाला व्यक्ति एक अलग तरीके से आप पर ध्यान देने लगेगा। अगर वो व्यक्ति शालीन है तो वो हाथ जोड़ेगा, या अगर आप भारतीय नहीं हैं तो आप हेलो बोलेंगे, हाथ मिलाएंगे। लेकिन अगर वो थोड़ा अलग तरीके से पेश आए तो आप यूं हाथ बांध के बात करेंगी, है ना? क्योंकि आपको पता है, हो सकता है कि आपको बौद्धिक रूप से ये ना पता हो, लेकिन आपको पता है कि किस तरह की शारीरिक अवस्थाएं किस तरह का ध्यान आपके ऊपर आकर्षित करती हैं। आप चाहे किसी भी संस्कृति में बड़े हुए हों, आपको इंस्टिंक्टिवली ये हमेशा पता होता है, क्योंकि ये शरीर में होता है। ऐसा नहीं कि ये दिमाग में हमने बनाया है, कुछ चीज़ें शरीर में होती हैं। तो कुछ संस्कृतियों ने इन शारीरिक अवस्थाओं को बहुत जागरूकता के साथ विकसित किया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से बैठना चाहिए। भोजन के लिए भी ज़्यादातर लोग अपने पैर भी नहीं मोड़ पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप भोजन के सामने बैठते हैं, आपके पास एक फ़ायदा ये है कि आपके और आपके शरीर के निचले हिस्से के बीच में एक टेबल है। लेकिन अगर आप भोजन के लिए बैठते हैं अपने पैरों को खुला रखकर, कई लोग खड़े होकर खाना खाते हैं। अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं तो इसमें कई निगेटिव चीज़ें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि भोजन की चाहत केवल आपके मुंह में नहीं है, पूरा शरीर भोजन की चाहत कर रहा है, पूरा शरीर। लोग कहेंगे नहीं, इसमें कोई वैज्ञानिक नहीं है
क्या मेरी नाभि भोजन की तमन्ना कर रहा है? क्या मेरे जननांग भोजन की तमन्ना कर रहे हैं? हाँ, वो कर रहे हैं। शायद आप इस बात को ना समझें, लेकिन आपके शरीर का हर अंग भोजन की तमन्ना कर रहा है, लेकिन उसे इस रास्ते से अंदर जाना चाहिए, है ना? इसी तरह हमारे शरीर में अलग अलग तरह की तमन्नाएं हैं। उसे सही रास्ते से जाना चाहिए। केवल तभी जीवन एक खास तरीके से घटित होगा, वरना आप जीवन को विकृत कर लेंगे। तो अपने पैरों को मोड़ कर रखना जब भी आप किसी शक्तिशाली जगह के सामने हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह भोजन भी, देखिए भोजन भी एक बहुत शक्तिशाली चीज़ है ना? अगर आपने 3 दिनों से कुछ ना खाया हो, तो आपको पता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है ना? ये बहुत शक्तिशाली चीज़ है। और आप देखेंगे कि अगर आपने 3 से 5 दिनों तक खाना न खाया हो, तो आपके शरीर की हर कोशिका भोजन की तमन्ना करेगी। अगर आप यहाँ भोजन रखते हैं, तो ये तमन्ना केवल आपके मुंह में नहीं है, हर चीज़ उसकी तमन्ना करती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आपके पैर मुड़े हुए हों जब भोजन आपके सामने आता है। लेकिन आपने दूसरा रास्ता खोज लिया है, आप खुद को टेबल से शील्ड करके रखते हैं। अगर आपके लिए वो काम करता है तो ठीक है, लेकिन अगर आप भोजन कर रहे हैं, आप बहुत भूखे हैं और भोजन पूरे शरीर के सामने दिखता है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये चीज़ भोजन के लिए लागू होती है, प्राण प्रतिष्ठित चीज़ों के लिए लागू होती है, और ऐसे लोगों के प्रति जो अपने भीतर एक तरह की शक्ति रखते हैं। आप कभी भी उनके सामने अपने पैर यूं खोल कर नहीं बैठते, क्योंकि फिर एक गलत तरह की ऊर्जा आपके शरीर में चली जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या टट्टी करना अच्छा है? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ, लेकिन इसे आपके शरीर के एक खास हिस्से से ही निकलना चाहिए। अगर ये कहीं और से निकलती है, तो ये बहुत बुरी बन जाएगी, है ना? हेलो? इसी तरह भोजन को एक खास तरीके से अंदर जाना चाहिए। भोजन का अंदर जाना, ये केवल भौतिक भोजन नहीं है। भोजन आपके अंदर कई तरीकों से अंदर जाता है, क्योंकि पूरा शरीर इसके प्रति सक्षम है। मुझे आपको अपना अनुभव बताना होगा। एक बार की बात है, मैं हम हमें एक बहुत बड़ी सफलता मिली थी जब मैं बिज़नेस कर रहा था उस समय। तो मैं हमेशा प्रकृति के साथ रहा हूँ, मैं हमेशा ट्रैकिंग करता रहा हूँ, मोटरसाइकिलिंग करता रहा हूँ, लेकिन मेरा पार्टनर एक शहर का लड़का है। तो हमने तय किया कि हम एक जगह जाएंगे जहाँ एक बहुत बड़ी झील थी, एक बांध था, और वहाँ पे एक छोटी सी पहाड़ी थी। हम वहाँ गए और हम वहाँ पे तैर रहे थे। तैरने के बाद मैंने अपनी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ता हूँ। गर्मी का मौसम था, काफ़ी सूखा था, तो मैं पहाड़ के ऊपर गया। अब कभी कभी मैं सोचता हूँ, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, लोगों के पास पानी की बोतल होती है। उन दिनों मैं दिन रात गाड़ी चलाया करता था, मेरे पास कभी भी पानी की बोतल नहीं हुआ करती थी। हम बस यूं ही मैनेज करते थे। तो मैं पहाड़ी के ऊपर गया। गर्मी के महीना था, मैंने कुछ भी टी शर्ट नहीं पहन रखी थी, मुझे बहुत पसीना आ रहा था। लेकिन मेरी एक समस्या है कि मैं आधे रास्ते से वापस नहीं लौटता, तो मैं बिल्कुल चोटी तक जाके ही वापस लौटना चाहता हूँ। मैं वहाँ गया, और जब मैं वापस नीचे उतर रहा था, मैंने ये महसूस करना शुरू किया कि मुझे थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया था, और मेरी जीभ थोड़ी मोटी हो गई थी, और मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे कम से कम कुछ बूंद पानी की ज़रूरत थी। मैंने अपने खुद के पसीने को चाटने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब मुझे लगा कि मैं लगभग बेहोश ही होने वाला हूँ,
फिर मैं बस यूं ही अपनी आंखें बंद करके कुछ देर के लिए बैठ गया। फिर मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर, मेरे हाथ के सारे रोए भी, वो सब इस दिशा में बढ़ रहे थे। ये रोंगटे खड़े होने की तरह नहीं है। रोंगटे जब खड़े होते हैं तो इधर होते हैं उधर होते हैं, लेकिन मैंने देखा कि सारे बाल एक ही दिशा में थे। और फिर मुझे पता था कि यहाँ कहीं पानी है, और फिर मैं उसकी खोज में गया। और एक चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा जैसी थी। ऐसी गुफा नहीं कि कोई इंसान वहाँ बैठ जाए, शायद वहाँ पे खरगोश वगैरह रहते होंगे, उस तरह की एक छोटी सी गुफा। बस इतनी सी एक गुफा थी। वहाँ पे थोड़ा सा पानी था। शायद वो खरगोश की पेशाब रही हो, या वो बारिश का पानी था, मुझे नहीं पता वो क्या था। मैंने उसमें अपना मुंह पाया और मैंने मुंह डाला और पूरा पानी पी लिया। उसमें मिट्टी वगैरह सब आ गई। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा रहा और फिर ठीक होके वापस नीचे आ गया। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपको वाकई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे भोजन या पानी, आप देखेंगे कि शरीर की हर कोशिका उसकी तमन्ना करेगी। अगर आप ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे कि प्यास सिर्फ आपके मुंह में नहीं है, वो हर जगह है। तो यही चीज़ केवल न केवल भोजन के साथ, ये अलग तरह की ऊर्जाओं के साथ भी लागू होती है। शरीर की हर कोशिका उसकी तमन्ना करती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे सही तरीके से ग्रहण करें। तो जब कभी भी आपको लगता है कि कोई शक्तिशाली जगह मौजूद है, तो सबसे बेहतर यह होगा कि आप अपने पैर मोड़ कर बैठें, वहाँ पैर खोल कर ना बैठें। आपकी ओर कुछ ऐसा आकर्षित होगा जिसकी ज़रूरत आपको नहीं है। ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा अखिलानंद स्वरूपा ईशा महेशा ब्रह्मानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा।